हेलो व्यूअर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड। तो आइए व्यूअर्स देखें। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स। बताए गए हैं कि क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 7 बैट्स 6 बॉल्स 3800 रुपीज में खरीदे। लेटर शी बाइज 3 बैट्स। बाद में क्या रहा, उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स बाद में 1750 के परचेज किए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एक बैट जो है और एक बॉल जो है उसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैं पहले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूं, इस पूरी एक्सरसाइज में आप लगभग सभी जगह जो कंसेप्ट देखने वाले हैं, जो चीज आपको फाइंड करनी होगी वही चीज आपको लेट भी करनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम ही हमारा वही होगा, जो चीज हमें फाइंड करनी है वही चीज हम लेट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कॉस्ट जो हमें बैट की दे रखी है उसे लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपी। सेम एज लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब व्यूअर्स, हम एक चीज बड़े अच्छे से जानते हैं, कभी भी अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो रहता क्या है, पर यूनिट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके दिखाया जाता है जितने का वो पर यूनिट रहा होता है। मींस क्या चीज कहना चाह रहा हूं, देखिए अब मैं कहता हूं कि अगर 2 kg हमने क्या करी, शुगर परचेज करी। अगर 2 kg शुगर परचेज करी है हमने 30 रुपीज की, सीधी सी बात जो निकल करके आती है वो यही आती है कि 1 kg जो रही होगी वो कितने की रही होगी, वो 15 रुपीज की रही होगी, तभी तो 2 kg 30 की हुई। मींस हमने यहां पर किया क्या, हमने यहां पर किया ये कि जो 1 kg हमें शुगर दी हुई थी मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी के साथ, यानी कि 2 kg के साथ, तभी जाकर के हमारे पास कितना आया, 30। ओके व्यूअर्स, सेम कंसेप्ट को हम अप्लाई यहां पर भी करने वाले हैं। देखिए हमें यहां पर कॉस्ट जो बैट की दी हुई है वो दी हुई है x, बॉल की कॉस्ट जो है वो है हमारे पास y। तो अब हमने करना क्या है, जैसे कि हमें यहां पर 7 बैट्स दिए हुए थे तो 7 क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई इसको किया जाएगा कि एक बैट कितने का है, 100 का, सॉरी x रुपीस का, प्लस फिर हमें दिया हुआ है 6 बॉल और एक बॉल जो है वो कितने की है, y रुपीस की, इक्वल्स टू लिखा जाएगा टोटल अमाउंट जितना हमने पे किया। मींस इक्वेशन जो बनी 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। सेम एज अगर हम सेकंड कॉन्सेप्ट को देखें, वहां पर भी यही चीज चल रही है। 3 बैट्स हैं, 5 बॉल्स हैं, मींस 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। तो दोनों इक्वेशन आ जाने के बाद अब हमने करना क्या है, इनको नेम दे देते हैं। दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज अवर सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन जैसे आपको मिल जाती हैं, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा ले, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहां पर यूज कर रहे हैं। मैं यहां पर उठा लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर लिख लेते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब यहां से आपके पास चॉइस आ जाती है, या तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या y की। अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 6y उधर जाकर के माइनस का हो जाने वाला है और x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3800 माइनस 6y अपॉन 7। निकाली गई वैल्यू को अब हमने करना क्या है, इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। व्यूअर्स, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हुए चल रहे हैं तो निकाली गई वैल्यू को जो हमने पुट करना है वो सेकंड इक्वेशन में करना है। तो यहां लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन अब हमारे पास है क्या, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। तो अब देखिए व्यूअर्स,
3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3800 से, तो ये आ जाएगा 11400, और 3 को 6 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750 अपॉन 1 लगाएं ताकि आप इसका इजीली एलसीएम ले पाएं। 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल्स टू 1750 अपॉन 1 लगाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि हम जानते हैं जब एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड हमें फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई हो तो क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब आ जाएगा आपके पास 11400 17y, एंड जब हम 7 को 1750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12250। अब हमने क्या करना है, 11400 को उधर लेकर के जाना है कांस्टेंट के पास, तो 12250 माइनस 11400, इसे अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 850। 17 के साथ y जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर के ये हो जाएगा डिवाइड, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाती है हमारी वैल्यू 50, y की वैल्यू आई 50। तो व्यूअर्स जैसे ही आपके पास y की वैल्यू 50 आ जाती है, फिर से आपके पास पूरी तरह से चॉइस है, निकाली गई वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में पुट कर दें, वहीं से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो x की भी आ जाएगी। यहीं से हमें पता चलता है कि जो y यानी कि हम क्या लेकर के चल रहे थे, y हम लेकर के चल रहे थे एक बॉल की कॉस्ट, तो वो कितनी निकली है 50। ठीक इसी तरीके से आपने इसी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लेना कि x की वैल्यू क्या आती है। आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस covered for a distance 10 kilometer. The charge paid is ₹105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ब्रीफली आपको बता देता हूं चल क्या रहा है। यहां पे आपको कहा गया है कि अगर किसी टैक्सी में बैठा जाता है तो वहां पे हमारा एक फिक्स चार्ज जो है, ऐसा चार्ज जो लगना ही लगना है, और बाकी का जो चार्ज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने कितने किलोमीटर की जर्नी तय करी। तो देखिए सबसे पहला केस जो हमें समझ आता है वो ये चीज है कि उसने 10 किलोमीटर की क्या करी, जर्नी तय करी और 105 रुपीज दिए। व्यूअर्स ध्यान रखिएगा, फिक्स चार्ज लगना ही लगना है। इसके अलावा जो चार्ज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने कितने किलोमीटर की जर्नी तय करी। तो यहां से हमें समझ आ रहा है 10 किलोमीटर की उसने जर्नी तय करी है, 105 रुपीज उसने दिए हैं। सेकेंडली उसने क्या बताया, 15 किलोमीटर की अगर उसने जर्नी तय करी है तो 155 रुपीज दिए हैं। अब हमें करना क्या है, ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना होगा और चार्ज जो है हर किलोमीटर पर वो कितना होगा। ये पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पहला, हमें फिक्स चार्ज बताना है, साथ ही साथ ये बताना है कि हर किलोमीटर के लिए वो कितना अमाउंट पे कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या बतानी है कि अगर उसने 25 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करी होती तो ये बताइए उसने कितना अमाउंट टोटल पे किया। ये दूसरा क्वेश्चन था। तो आइए व्यूवर्स, जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा वहीं से ही हमारी लेट करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मैं आपको अभी तक बताता आया हूं, जो चीज फाइंड करनी है वही चीज लेट करनी है। ये देखिए व्यूवर्स, लेट द फिक्स्ड चार्ज दैट इज x रुपीज, ये वो चार्ज है जो हर हालत में लगना ही लगना है। इसके अलावा लेट द पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए व्यूअर्स, हमें पता है कि जो चार्ज लगना ही लगना है तो उसके लिए मैं पहले ही लगा करके चलता हूं x। इसके अलावा जो चार्ज है वो देखिए, अब सबसे पहले केस पर आते हैं। 10 किलोमीटर के लिए दिए हमने 105, इट मींस 10 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा y, क्योंकि देखिए 10 किलोमीटर अगर वो गया है
तो हर 1 किलोमीटर के लिए उसने y रुपीस दिए हैं, तो 10 मल्टीप्लाई y हुआ। अमाउंट जो टोटल उसने पे किया वो किया 105। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, यहां से इक्वेशन हमारी ये चीज क्रिएट कर देगी। दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली अगर हम देखें तो हमें बताया हुआ था x जो लगना ही लगना है, और 15 किलोमीटर अगर गया है तो 155 रुपीज वो पे कर रहा है। मैं आपको अल्टीमेटली बता देता हूं, यहां तक हमने x और y वाला तो काम कर लिया, यहां से इक्वेशन क्रिएट कर ली, लेकिन जो इसने सेकंड पार्ट में पूछा था वो यही चीज इसने पूछी थी कि x प्लस 25y मींस फिक्स चार्ज लगना ही लगना है। अगर वो 25 किलोमीटर गया हो जर्नी पर तो उसने कितना अमाउंट पे करना है। अगर मेरी x और y की वैल्यू इन्हीं इक्वेशन से निकल आई तो मैं ये भी बता पाऊंगा अगर वो 25 किलोमीटर गया तो x और y की वैल्यू पुट करके मैं इस चीज का आंसर दे सकता हूं कि उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया होगा। ओके, अब देखिए हम इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए इसी बात का आंसर देंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आ रही है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं और यहां पर लिख लेते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। सो x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10y। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब हम देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 105 तो यहां आ जाएगा हमारा प्लस 5y इक्वल्स टू 155। तो यहां से हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 155 माइनस 105 इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है हमारा 10, यानी कि हुआ ये 50। y इज इक्वल टू 50 बाई 5। y की वैल्यू आई हमारे पास 10। अब देखिए व्यूअर्स, अगर हम इसी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं तो हम ये भी बता पाएंगे कि x की वैल्यू कितनी है। तो आइए यहां पर मैं साइड पर बता देता हूं आपको। अगर मैं यहां पर इक्वेशन फर्स्ट उठा लेता हूं, यहां पे आपको वैल्यू लगानी है y की ताकि मैं x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। तो ये हमने 10 वैल्यू पुट करी, ये आया 100, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। अब हम देख सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5 और y की वैल्यू जो आ चुकी है हमारे पास 10 आ चुकी है। अब हमने करना क्या है, इसी वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। x की वैल्यू है हमारे पास 5, क्योंकि हमें इस बात का आंसर देना है कि अगर वो 25 किलोमीटर गया हो तो टोटल उसने कितना अमाउंट पे किया। x की जगह आया 5, 25 और y की जगह जो आया वो आया 10। तो इसे अगर हम सॉल्व कर दे तो कितना आ जाता है, देखिए ये रहा 5, 250 सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया हमारे पास 255। मींस हमने किया क्या, x की जो वैल्यू दी हुई थी वो पुट करी, y की जो वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट करी वो रखी, तो ये 250 हो गया। 250 और 5 कितना हुआ 255। तो व्यूअर्स यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए व्यूअर्स अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए व्यूअर्स देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। find the fraction। अब व्यूअर्स हम जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो बनती जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की हेल्प से बनती है। तो अब हमें बोला क्या गया है, कोई भी फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है तब जब 2 is added, 2 जो है उसे ऐड किया जाए न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आइए बस इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। और जैसे कि इन्होंने लास्ट में भी बोला फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में मैंने बताया कि फ्रैक्शन जो बनती है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की हेल्प से बनती है। तो आपको लेट करना है सबसे पहले न्यूमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर। तो आइए लेट द न्यूमिनेटर equals to x and let the denominator equals to y according to question। तो देखिए उन्होंने बोला क्या था, कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास x by y हुई,
वो 9/11 में कन्वर्ट हो जाती है तब जब 2 ऊपर भी ऐड हो और 2 नीचे भी ऐड हो। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाता है 11x प्लस फिर आता है 22 9y और ये 18। तो x y को हम इकट्ठा कर देते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं, 11x 9y माइनस 4। इसी के साथ दूसरी चीज जो इन्होंने बोली थी कि ये फ्रैक्शन 5/6 में कन्वर्ट हो जाती है तब जब 3 इज एडिड। 3 अगर हम ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो हमने दोनों जगह 3 ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आ जाता है 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन और ये आ जाती है सेकंड इक्वेशन। बस अब वही पुरानी फॉर्मेलिटीज हमने करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। इक्वेशंस आपके सामने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। सेकंड इज 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। नाउ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। -4 ये उधर जाकर के प्लस हुआ, तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाती है दैट इज 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। बस अब इसी निकाली हुई वैल्यू को हम पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। x की जगह पर हमने पुट करना है 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अब 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 54y एंड 6 को 4 से किया तो ये आ जाता है 24 -3 अपॉन 1 लगाओ और 11 के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेते हुए 54y माइनस 24 और ये हो जाएगा हमारा 55y -3 अपॉन 1 लगा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 54y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल्स टू -33। अब 44y और 55y इसको सॉल्व करें तो आ जाता है -y और -24 इक्वल्स टू -33 -y इक्वल्स टू -33 प्लस 24। अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है -9। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू आई 9। तो यहीं से व्यूअर्स y की वैल्यू आपने 9 देखी, इसी y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू निकलेगी जो वो निकलेगी 7। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 7/9। यही हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी। तो आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए व्यूअर्स एक्सरसाइज 3.3 के अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिया क्या हुआ है हमें 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो व्यूअर्स एक चीज को समझ लीजिए, जब जब आपको एजेस के क्वेश्चन दिए हुए हों, जिसके बारे में बात हो रही हो, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक और देने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। हमेशा और हमेशा आपको सबसे पहले प्रेजेंट एजेस को लेकर के चलना होगा, आपको लेट करके चलना होगा कि उनकी अब की एज क्या है। जब हमें अब की एज पता होगी तभी हम उनके जो सिनेरियोज हमें दिए हुए हैं उन्हीं की एडजस्टमेंट हम कर पाएंगे। तो आइए देखिए, बोला क्या हुआ था 5 years hence कि अब से अगर हम 5 साल बाद के बारे में बात करें, जेकब्स विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो जेकब है अपने बेटे से 3 times मींस 3 गुनी आयु का हो जाएगा। आगे बताया गया है 5 years ago और 5 साल पहले के बारे में बात करें, जेकब्स एज वॉज 7 times
जेकब की जो एज थी वो 7 टाइम थी अपने बेटे की। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, आपको ये बताना है उनकी प्रेजेंट एजेस होंगी क्या। यहां से भी हिंट मिल रहा है, जो चीज फाइंड करनी है वही चीज लेट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब दैट इज एक्स ईयर्स। हम मान करके चलते हैं एज उसकी एक्स ईयर्स है। साथ ही साथ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स सन दैट इज वाई ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले उसने बोला 5 ईयर्स हेंस। हेंस का मतलब यहां पर किस चीज से है, बाद में, अब से 5 साल बाद। इस चीज को समझने के लिए जो मैं करने जा रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलता हूं। मान करके चलिए आप और मैं कहूं अब से 5 साल बाद घूमने जाएंगे, मींस आज जो कुछ आपकी एज है और जो कुछ मेरी एज है, दोनों में 5-5 साल बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूं मैं। 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जेकब मींस एक्स वाई दोनों में 5-5 साल बढ़ा दिए मैंने। ये बताया कि जो एक्स की एज है, मींस जो जेकब की एज है अब से 5 साल बाद, उसके बेटे की एज अब से 5 साल बाद, दोनों के बीच जो रिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स है, मतलब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी के साथ दूसरा सिनेरियो भी दिखाता हूं, आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। आपको कहा हुआ है जेकब्स एज वो 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, कब, 5 ईयर्स एगो। अब उसी कॉन्सेप्ट को मैं फिर से बताने जा रहा हूं। मैं कहूं आज से 5 साल पहले हम घूमने गए थे, इट मींस आज मेरी जो कुछ भी एज है और जो कुछ एज आपकी है उसमें से 5-5 लेस हो जाने वाला है। तो ये देखिए x-5 और y-5, तब रिलेशन क्या था, तब रिलेशन ये था 7 टाइम्स का, तभी मैं इनको इक्वल रख पाऊंगा। ये इक्वल इसलिए रखा गया है क्योंकि रिलेशन ही कुछ ऐसा बोला है कि अब से 5 साल पहले जो फादर थे वो अपनी बेटे की एज के 7 टाइम्स थे। अब ये देखिए x प्लस वाई, 3 को y से किया 3y, 3 को 5 से किया 15, ये इधर आ गया -3y, 5 उधर गया, सॉल्व किया x-3y इक्वल्स टू 10, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। यहां देखिए x-5, 7 को y से किया 7y, 7 को 5 से किया 35, y को इधर ले आते हैं -35, 5 उधर गया, तो यहां से ये आ गया x-7y इक्वल्स टू -30। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हमने करना क्या है, इन्हीं फर्स्ट और इसी सेकंड इक्वेशन का यूज करते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करके दिखाना है। आइए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये आई सेकंड इक्वेशन। तो लिख लेते हैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x-3y इक्वल्स टू 10। अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x-7y इक्वल्स टू -30, और जहां हमें x नजर आएगा वहां हमने क्या लगाना है, 10 + 3y -7y। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा -4y -30, -4y -30, 10 उधर गया, ये आ गया आपके पास -40, और y की वैल्यू यहां से निकल आती है 10। अब इसी वैल्यू को, जो हमने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 10 आई, इसी को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, वहां से x की भी आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x-3y इक्वल्स टू 10, तो हम y के प्लेस पर पुट कर देते हैं x-30 और x इज इक्वल टू 10 + 30, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। तो यही था हमारा आंसर, x यानी कि जेकब की जो
एज आई है, प्रेजेंट एज, दैट इज 40, और जो उसके बेटे की एज आई है दैट इज y इज इक्वल्स टू 10। ओके व्यूअर्स, तो व्यूअर्स आई न्यू वेरी वेल कि आप मेरे लेक्चर्स बड़े अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा काम आप हर बार बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी हालत में ना भूलें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू सो मच।